नाज़रीन आदाब। लीजिए मैं खुशबू एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर कुछ लम्हे फुर्सत के ख़ास आपके लिए। और यकीन मानिए ये फुर्सत के लम्हे आपके साथ गुजारने में हमें बहुत सुकून मिलता है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि नई जानकारियों से आपको रूबरू करवा सकें और आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको मोटिवेट कर सकें। तो देर किस बात की, चलिए आज के सफ़र को शुरू करते हैं और आगाज़ करते हैं आज के शुमारे का। ज़मीन से लेकर आसमान तक हमारे कदमों के निशान मौजूद हैं। नाज़रीन, फिर भी हर दौर में ख़वातीन की हिफाजत एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है, फिर चाहे वो घर में होने वाले जुल्म हो या फिर सड़क और बसों में होने वाले हादसे। वैसे तो ख़वातीन की हिफाजत के लिए कई कानून बनाए गए हैं, फिर भी ये ज़रूरी है कि हम ख़वातीन अपनी हिफाजत के लिए ट्रेंड हो सकें। मुल्क की हर ख़वातून को अपनी हिफाजत के लिए ट्रेंड होना आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक दो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स ही सिखा दी जाए इन छोटी बच्चियों के ज़रिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्की मनी दास है और सेल्फ डिफेंस का कुछ स्टेप कराटे के थ्रू आप सबको दिखाएंगे। कोई अगर आपको थप्पड़ मारने की कोशिश करे तो आप लेफ्ट हैंड से पहले रोकोगे, देन राइट हैंड से नेक पे अटैक करोगे, देन स्टमक पे अटैक करोगे, पैरों से ग्रिप करके नीचे पटक दोगे। यस। चलो दूसरा स्टेप देखते हैं हम। अगर कोई आपको पीछे से पकड़ ले तो आपको कहना कोई भी फिंगर पकड़ के दोनों हाथ की देन छुड़ाना है पहले, फिर कोई भी हिट कर दो, किक कर दो, देन नीचे वो सेल्फ डिफेंस हो जाएगा पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। कोई भी अगर आपका ऐसे नेक पकड़ ले तो उसे ब्लॉक करके स्टमक पे किक मार दो। दिस इज डिफेंस पूरी तरीके से। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। तो अगर कोई भी गर्ल्स बाहर निकलते हैं, पीछे से आगे से कोई भी 2-3 बॉयज़ आके अटैक कर देते हैं आपको, तो उस टाइम पे अपना डिफेंस कैसे करना है वो दिखाएंगे अभी आप सबको। लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है जितना उनके लिए स्टडी। अगर आने वाले टाइम में देखा जाए तो एक सेल्फ रिक्वेस्ट है ये कि सबसे कि ये चीज़ सीखिए, आगे फ्यूचर में आपके काम आएगी। यहाँ तक कि आगे जाके आपको किसी से कुछ हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद दूसरों को हेल्प दे सकते हो कि खुद सेल्फ डिपेंड बनोगे आप, ताकि आपको कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको देखे अपना आप ही पीछे हट जाएंगे कि इसको तो बहुत कुछ आता है, इससे बात करना है हमारे लिए बेहूज। तो कोशिश करो, स्ट्रोंग बनो और आगे बढ़ो। ये मेरी नहीं, पूरी हर नारी शक्ति की पहचान होगी और वो आगे से आगे जाएगी और देश को नीडर और स्ट्रोंग बनाएगी। ये ह्यूमन बॉडी है। हमें जब किक या पंच करते हैं तो कहाँ पे हम उसको क्षति पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले हम दिखाते हैं कि जो किक, जो बहुत ही सॉलिड किक है, जो माइग्री बोलते हैं हम यहाँ पे फ्रंट की, लेकिन जब ये लगती है स्टमक पे तो कैसे लगती है वो अभी आप देखोगे। स्टार्ट, फास्ट, गो बैक, स्पीड स्पीड, आप जो स्पीड स्पीड स्पीड, यस यस। अब आगे सेकंड किक, वो किक जिससे हम उस किक से अगर किसी के फेस पे लग जाए तो ब्रेक भी हो सकता है, यहाँ तक कि नेक भी टूट सकती है, फ्रैक्चर भी आ सकता है फेस पे। अगर वो किक डायरेक्टली फेस पे लगती है तो बहुत सॉलिड लेवल से लगती है, यहाँ तक कि फेस ऐसे झरमटा जाता है कि उसको ये नहीं पता वो कहाँ पड़ा है। इस किक का डेमो आप देखिए एक बार।
स्टॉप। अब यहाँ एक ऐसी किक है जिसको हम यूकोग्री बोलते हैं। ये किक बहुत ही पावरफुल होती है। अगर ये किक किसी भी ऐसे इंसान पे हिट कर दी जाए जो आपको ग्रिप करने आ रहा है, अगर ये किक सॉलिड लेवल में मारी जाए तो वो इंसान जमीन से 2 फुट जंप करके ऊपर आएगा और फेस के बल नीचे धरती पे पड़ जाएगा। इस किक में बड़ी पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। अब इस किक का डेमो देखिए। ओके, अब आगे नेक्स्ट किक। ये किक बड़ी नॉर्मल सी है, लगने में काफ़ी नॉर्मल है। जब लगती है तो पता नहीं चलता कहाँ से आ रही है, दिखती कुछ है लगती कुछ है, लेकिन ये उड़ा किक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जब ये उठती है तो लग के ही बाहर आती है, ऐसी आराम से नहीं आती। सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, इसे मारी कैसे, इसने उठाया कैसे है। जब लगेगी तो पता चलेगा कि उठी कैसे है। अभी जो मैंने आपको किक बताई है, करके बच्चों ने दिखाया है, उस किक को और अच्छे तरीके से कैसे करते हैं। इसमें सर एनर्जी तो हमें लगी नहीं, लेकिन आप कुछ अच्छा करके दिखाओ। मैं अभी खुद ट्राई करके दिखाता हूँ किक को मारना कैसे है। अभी जो किक स्टार्टिंग में हमने करके दिखाई, अब इसको करते कैसे है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपनी पोजीशन पे आया, फर्स्ट नी को बैंड किया, राइट को जैसे मैंने हिट किया, दिस पावरफुल अटैक, सामने वाला बंदा डसा, इस डस्ट डाउन। अब मुझे जो सेकंड किक है वो बच्चों ने भी की थी, मैं उसको थोड़ा शॉर्टली दिखाना चाहूँगा कि सेकंड दोबारा मैं इस पैर को मूव करूँगा, बॉडी घुमाऊँ और उसी वक्त पैर को स्पीड से हिट करूँ नेक पे डाउन। मैं आपको अब अगली स्टेप बताने जा रहा हूँ। ये किक, ये वाला स्टेप बिल्कुल ही डायरेक्टली हमने अभी नेक पे हिट किया है। अब जस्ट इसको फेस पे हिट करें, जस्ट हिट द नेक। अब हमारी किक आ गई यूकोग्री, जो अभी हमने करके देखी है। अब इसको पावरफुल कैसे करना, बॉडी को जस्ट फॉरवर्ड किक, फुल पावरफुल किक करनी है, जस्ट डाउन। अब अगली स्टेप है जो भी किक करके दिखाई थी, वो मैं इस किक को 1 बड़ी पावरफुल किक है। नाज़रीन, ख्वातीन ही नहीं, छोटे बच्चे बच्चियों को भी अपनी हिफाजत के लिए ट्रेंड होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एक प्यारे से बच्चे से जो भले ही नन्हा सा है लेकिन उसके कारनामे बुलंद है। मेरा नाम यज्ञांश कटारिया है। मैं 11 इयर्स ओल्ड का हूँ और मैं डीपी सुशांत लोक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने कराटे 3rd ग्रेड से स्टार्ट किया था जब मैं 7 ईयर ओल्ड का हूँ, और अब मेरे पास ब्लैक बेल्ट और बहुत सारे मेडल हैं। इन सबको मेरे को पाने के लिए 4 इयर्स लगे। जब हमने उससे पूछा कि पहली बार मेडल मिलने पर उसे कैसा लगा, तो ज़रा सुनिए उसने क्या जवाब दिया। मेरे को पहली बार कराटे में मेडल मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो मेरा पहला मेडल था और मेरे को पहले में ही सिल्वर मिल गया था, वो भी इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप में। जब मेरे को पहली बार मेडल मिला मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वो मेरा पहला मेडल सिल्वर था, वो मेरे को शितोके चैम्पियनशिप में मिला था। उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की और फिर मैंने लगातार 4 से 5 गोल्ड जीता हूँ, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल में। मैंने 4 साल में सारे ये 19 मेडल्स किए हैं और मैंने सारी बेल्ट्स भी ले रखी हैं। बस मैं एक बार सिल्वर आया था, उसके बाद मैं एक बार भी नहीं हारा हूँ और फिर मेरे सारे गोल्ड आए हैं। और सभी बच्चों को उस छोटे से बच्चे ने क्या मैसेज दिया, ज़रा सुनिए। मैं सब बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि कराटे एक अच्छा स्पोर्ट है और इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको एक्टिव रखता है और आपके एथलेटिज्म में भी बहुत हेल्प करता है। इस छोटे से बच्चे ने अपने आगे के प्लान्स को भी फिक्स कर रखा है। और आगे मैं ओलंपिक और हमारा अगले महीने मलेशिया में टूर्नामेंट है, उसकी मैं बहुत सारी तैयारी कर रहा हूँ और मैं उसमें फर्स्ट आना चाहता हूँ।
तो चलिए हम यज्ञांश से सीख लेते हैं कराटे के कुछ टेक्निक्स। पहले मैं आपको किक दिखाऊंगा। ये है माएगिरी, ये है मुआशिगिरी, ये है युकोगिरी, ये है उड़ान किक। और अब मैं आपको पंचेस के बारे में बताऊंगा। ये है सिंगल पंच, ये है डबल पंच और ये है ओराकेन, ये है शितोके। और ये सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ होता है। इसको हम गले पे मारते हैं और फेस पे। तो आइए 59 साल की उम्र में भी कराटे सीखने वाली एक खातून की स्किल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आइए चलते हैं। मैं गीता गोदारा, मैं 2 साल से यहाँ एकेडमी में कराटे सीख रही हूँ और मतलब आगे भी मैं सीखना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ये हर एक वो लेडीज़ को सीखना चाहिए कि ये नहीं है कि किसी पे हम निर्भर रहें और किसी को हमें सहारे की ज़रूरत पड़े, ना कि हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग बने। ये तो मैं अपनी पोती को लेके आई थी यहाँ पे और मेरे को बचपन से ही ऐसा कुछ सीखने का था कि मैं कुछ सीखूंगी ऐसा, तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा गेम की सीखना चाहिए। ये सीखने से एक अंदर इतनी एनर्जी और पावर आ जाती है, इसमें ना बंदा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बुढ़ापे की एज की कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती अंदर की ये एज है हमारी, इसमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। टूटने फूटने का कोई डर नहीं है, कोई डरते हैं कि हड्डियाँ टूटेगी या कुछ हो जाएगा। मैं वेट उठाती हूँ, सब जो करवाते हैं सर मैं सब करती हूँ, एक्सरसाइज वेट की भी करती हूँ और पंच और किक और सब करती हूँ। और मैं पूरी तरह ये सीखना चाहती हूँ, अभी बहुत मुझे आगे और बहुत कुछ सीखना है। मैं लेडीज़ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये सब कुछ सीखना चाहिए। ये बिल्कुल हमारी नोज पे, ये चेस्ट पे, नोज पे अटैक करना है, ये चेस्ट पे। ये अपर ब्लॉक, ये जैसे ही अटैक करना है, ऐसे ऐसे कोई पंच करेगा ये अटैक। ये भी अटैक, ऐसे कोई आएगा, ये पंच भी। एक खातून चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बस जरूरत है तो जज्बे की। तो आइए इसी के साथ रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नजर डाल लेते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मोहब्बत करना हो तो कोई खुद से करे और अगर कोई कमी हो तो उसे खुद दूर करने की कोशिश करो। असल में जिंदगी का असली फलसफा यही है। ये सारी बातें दीपा मलिक की जिंदगी से सीखी जा सकती है। दीपा मलिक वो खातून है जिन्हें हुकूमत हिंद ने न जाने कितने इनामात और एजाजात से नवाजा है। मुल्क की खेल रत्न और पद्मश्री दीपा ने अपने पैरा ओलंपिक में करियर की शुरुआत उम्र के उस स्टेज से शुरू किया जिस उम्र में लोग रिटायर होकर घर बैठ जाया करते हैं, और साथ में वो माजूर हो तो तसव्वुर भी बेमानी है। 46 साल की उम्र तक में 3 बड़ी सर्जरीज और 133 टांकों के साथ जिंदगी को न सिर्फ एंजॉय कर रही हैं, बल्कि कामयाबी की नई और हैरत अंगेज इबारत लिख रही हैं। दीपा के पैरों में कमजोरी के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उनके स्पाइनल कोड में ट्यूमर है। उसके बाद एक एक कर दीपा के 3 ऑपरेशंस हुए, लेकिन दीपा की कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया और वो अपने कदमों पर खड़ी होने से महरूम हो गई। इन सब के बावजूद दीपा की जिंदगी ना रुकी ना ही थमी, बल्कि और रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका नतीजा है कि दीपा इतने मुश्किल तर हालात और परेशानियों के बावजूद मुआशरे की नजीर साबित हुई है। अब
अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन बात तो तब है जब दूसरों की तकलीफ़ों से आप परेशान हो और दूसरों की ज़िंदगी संवारने के लिए आप अपनी ज़िंदगी गुजार दें। तो आइए आज मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एक ऐसी ही खातून से। तो आइए चलते हैं उनके पास। नाज़रीन, हम ख़वातीन अक्सर अपने कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाती, लेकिन कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी वक्त निकालती हैं। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत काम किया। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं भावना जी से। भावना जी, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार और आदाब सभी को। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आपने अपनी ये जर्नी शुरू की, कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आप अपने ही लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करेंगे? मोटिवेशन कहाँ से कब मिला, ये तो बहुत लंबी जर्नी है जी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पैदा हुई थी एक वेल टू डू फैमिली में, और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से जगह में जिसका नाम है गिरिडीह जी। तो मेरे घर के आसपास मेरा उस दौरान एक लौता पक्का मकान, एक विला था, और बाकी आसपास सिर्फ झोपड़ियाँ थीं। काफ़ी सारे लोग घर पर काम करने आया करते थे, और मैं अच्छे स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। और तब मैंने देखा कि अधिकतर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, माँ बाप काम कर रहे हैं, और अवेयरनेस की कमी के कारण काफ़ी सारे बच्चे हैं, और लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी जी। मेरे फादर ने शुरू से मेरे मन में ये बात डाली कि मेरी पढ़ाई लिखाई ही मेरा हथियार है, पर मैंने ये चीज़ तो बिल्कुल ही एब्सेंट देखा बाकी लोगों में जी। ये चीज़ मुझे बहुत ही बॉदर करने लग गई, और मैंने अपने सारे स्टाफ मेंबर्स और उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरे इंटरेस्ट को देखकर मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि मैं बहुत इंक्लाइंड हूँ, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और मेरी फैमिली में सारे लोग सोशल वर्क करते थे, उन्होंने एक स्कूल खोल दिया छोटा सा मेरे घर के ही आंगन में, जहाँ पे मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे काफ़ी सारे बच्चे आने लग गए, और लड़कियाँ भी आने लग गई, क्योंकि ये स्कूल मेरे स्कूल के टाइम के बाद इवनिंग में था, तो उनके टाइम को सूट करता था। तो इस तरीके से मैंने एक तो मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ जाने लग गया, फिर दूसरों की पढ़ाई की तरफ आई वुड से। उसके बाद फिर जब मैं स्कूल में थी तो मैं एक NGO से जुड़ी, उसकी मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट हुई, और मेरे गांव के एक बहुत ही रिमोट एरिया में जहां पर लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थीं उस दौरान, वहां पर हमने एक स्कूल खोला। बहुत मुश्किलें आई उनको ये कन्विंस करने में कि आप अपनी बेटियों को भी पढ़ने दें जी। उसके बाद फिर काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी बार कन्विंस करने के बाद, फिर हमने वहाँ पे भी एक इवनिंग क्लासेस शुरू किया, जहाँ पे उनकी बेटियाँ आना, मतलब बेटियों ने पढ़ाई शुरू कर दी। और उसके बाद फिर स्कूल में और भी बच्चों के एजुकेशन स्पॉन्सर करना हमने शुरू कर दिया। फिर मैंने ये जर्नी कभी रुकने नहीं दी, मैं जहाँ भी गई, ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो कोई भी आप उसके लिए कुछ बड़ा काम नहीं करना है। हम सबके पास कोई ना कोई लोग जो काम करने वाले हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे हमारा रूबरू होता ही है हर दिन। आप बस उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं, और आप बस उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने हमेशा ही मैंने कभी इसको बंद नहीं किया। ये एक छोटा सा काम है जो कोई भी कर सकता है, ये मैं करती रही। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में जॉब करी थी, अच्छी MNC में मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुआ। मुझे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में प्रशिक्षण हासिल किया है। मैंने अपने ग्रेजुएशन किया, फिर MBA किया, उसके बाद मैंने म्यूज़िक में भी तालीम हासिल की है। फिर मैं एक 6.5 साल की बेटी की, प्यारी सी बच्ची की माँ हूँ। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस दौरान मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए, जो कि बहुत सारी औरतों के जीवन में ये समय आता है। तो मुझे पता था कि मैं थोड़ा बैक सीट लूँगी उस समय, तो मैंने अपनी B.Ed की पढ़ाई उस बीच कर ली। उस दौरान भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चियों को पढ़ाया, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिली मुझे। तो और MBA के दौरान भी मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ी एक और NGO के साथ। वहाँ पे मैंने एड्स इन्फ्लिक्टेड बच्चों के साथ काम किया और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ काम किया। वहाँ भी मैंने यही देखा कि उस यूनिट में सिर्फ लड़कियाँ थी, लड़के नहीं थे। तो
उसके बाद फिर मैंने मेरी बेटी होने के बाद मैं फ्रीलांसिंग करने लगी। मैंने अपना काम कभी रोका नहीं। मैं कर ही रही थी काम, और अब वो स्कूल जाने लग गई है, 2nd में पढ़ती है। तो मैंने सोचा अब सही समय है मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाकर काम करूँ। तो मुझे लगा कि मैं वही काम करूँ जहाँ मुझे खुशी मिलती है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो फिर मैंने इस संस्था में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली से मैं जुड़ी। यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन ऑफिसर के पद पर हूँ, और मुझे ये पोस्ट इसीलिए बड़ा पसंद आता है क्योंकि मैं इन बच्चों की वॉइस की तरह यहाँ पर काम कर सकती हूँ। तो ये बहुत प्यारी जर्नी रही है आपकी कि किस तरीके से आपने छोटी सी उम्र में दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करने का एक जज्बा सा ठान लिया था। तो जैसे आपने बताया कि कॉरपोरेट से सीधा सोशल वर्क में लीप लिया है आपने, एक जंप लिया है, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपने ज़रूर फेस किए होंगे। और आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए? देखिए, चैलेंज तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे बचपन से ही इसी ओर ही रुझान रहा है। तो अब मैं वो कर रही हूँ जो करके मुझे खुशी मिल रही है। पहले मतलब मुझे लगता है कि उम्र के किसी दौर पे इंसान को रुपए पैसे शायद उतने मायने सबको देते होंगे कि नहीं देते। मुझे इस स्टेज पे उतना मायना, मैं बस खुशी ढूंढ रही हूँ और खुशी बांटना चाह रही हूँ, जो मुझे यहाँ ज़्यादा मिल रही है। और फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट है। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हैं। वो चाहते हैं कि मैं वही करूँ जिसमें मुझे खुशी मिले, और मैं यहाँ पर काफ़ी खुश हूँ। तो बस यही है, चैलेंज तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर हम ये मतलब आपने जो बात कही है कि चैलेंजेस मतलब हमें फेस करने ही पड़ते हैं किसी ना किसी चीज़ से, लेकिन जिस काम में हमें खुशी मिले हमें वो करना चाहिए। पैसे और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तो आती ही रहेंगी। तो इस पूरी जर्नी में आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन कौन रहा है? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं किसी ना किसी को देखकर मोटिवेशन आता है। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पार्ट किसने प्ले किया है इस चीज़ में? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो एक कहावत है, बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज अ वुमन, है ना? बट मैं उल्टा कहूँगी, बिहाइंड माय सक्सेस देयर आर 2 men। अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो नहीं, मुझे नहीं पता, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बट फिर भी अगर मैंने किसी की ज़िंदगी में खुशी भरने में पहल करने शुरू किया है, या कभी भी कुछ भी अच्छा किया है, तो उसके पीछे 2 men हैं। पहले मेरे फादर हैं, जिन्होंने हमेशा से मेरे जहन में एक बात डाली, जो मैंने गांठ बांध ली है, कि आपकी आइडेंटिटी आपका नाम होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसकी पत्नी है या उसकी बेटी है या उसकी माँ है। एक औरत को अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी चाहिए। और दूसरे मेरे पति हैं, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और वो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, और उन्होंने हर फील्ड में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मेरे अंदर ये विश्वास डाला है कि मैं जो चाहो वो कर सकती हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए इसी विश्वास से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करनी भी शुरू कर दी। कभी पेंटिंग भी कर लिया, कभी म्यूज़िक भी सीख लिया, कभी उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। तो ये दोनों मेरे मोटिवेशन फैक्टर है मेरे लाइफ के बहुत बड़े। तो अगर आप जाते जाते कुछ शब्द, कुछ बातें हमारे नाजरीन के लिए कहना चाहें तो जितनी भी लेडीज़ हमें सुन रही हैं, उनके लिए मेरा सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आप खुश रहें, खुद पर ध्यान दें। और खुशी स्टेट ऑफ माइंड है, आप चाहे तो खुश रह सकते हैं, या हमारा अपना चुनाव है। और आज मैंने सुबह सुबह कुछ लाइंस लिखी है जो कि मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। मुझे लगता है ये अपने आप में मेरा एक संदेश है सारे हमारे सुनने वालों के लिए। तो वो है, सफ़र अभी शुरू किया है, दास्ता अभी बाकी है, राह पर चलना शुरू किया है, कारवां अभी बाकी है। पंख फैला दिए हैं मैंने, उड़ना अभी बाकी है, रुकना नहीं है अब, हौसला बुलंद है, मंजिलें अभी बाकी है। हर कदम पे है रोशन मेरा इमाम, जिंदगी से जुदा नहीं, जीत का इजहार अभी बाकी है। भावना जी, बहुत अच्छा शेर लिखा आपने, और इसी पूरे शेर में आपने हम सभी लेडीज़ को एक इतना प्यारा मैसेज दिया है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। मंजिल
उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम उठाते हैं और अपने लिए वक्त निकालकर अपनी चीज़ों पर, अपने टैलेंट पर काम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सभी के साथ अपनी ये जर्नी शेयर की और हम सभी को इतना प्यारा मैसेज भी दिया। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और आप सब खुश रहे और स्वस्थ रहें। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। बचपन से जिसकी छवि मेरे हृदय में अंकित है,